नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही पौड़ी सीट बनी हॉट सीट। 2 राज्यों को कई मुख्यमंत्री देने वाले जिले पर टिकी सबकी निगाहें। गोदियाल और हरक सिंह रावत को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने आजमाया दांव। उत्तराखंड बीजेपी का बयान, बिहार चुनाव में महिलाओं की रही अहम भूमिका। बीजेपी से जुड़ा महिला शक्ति का अटूट विश्वास। देवभूमि में भाजपा को मिलेगा मातृ शक्ति का साथ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान, अपनों पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस में विश्व पुरुष कर रहे माहौल खराब। महादेव की तरह गले में विश्व को रखने के लिए हरदा हुए तैयार। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे की बढ़ी मुश्किलें। दिव्य प्रताप सिंह की कार के चालानों का हुआ खुलासा। 28 चालानों पर भुगतान 0। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस 2 मुख्य दल है जो प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव का दम रखते हैं। ये दोनों ही दल क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने में जुटे रहते हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी की सबसे हॉट सीट को साधने की कोशिश भी शुरू कर दी है। दरअसल विपक्ष ने गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इन दोनों नेताओं की ताल्लुक जो है वो पौड़ी से रखते हैं ये दोनों ही नेता। ऐसे में पौड़ी गढ़वाल सीट पर सबकी नजर रहने वाली है और रहे भी क्यों नहीं, इस जिले ने उत्तराखंड को 5 और उत्तर प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री जो दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। क्या कहती है पौड़ी जिले की राजनीति। पौड़ी ने 2 राज्यों को दिए कई मुख्यमंत्री। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस ने जिले पर अपनी छाप छोड़ी। 27 के लिए हॉट सीट पर फील्डिंग हुई शुरू। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले को राजनीति का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कई ऐसे चर्चित नेता निकले हैं जिन्होंने देश और प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों की निगाहें पौड़ी जिले पर आ टिकी है। इस सीट को लेकर सियासी दलों की जोड़घटा शुरू हो चुकी है और हो भी क्यों नहीं, इस सीट ने 2 राज्यों को कई मुख्यमंत्री दिए हैं जिनका राजनीति में अपना एक वर्चस्व है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पौड़ी जिले ने उत्तराखंड को 5 और उत्तर प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद पौड़ी के मूल निवासी है। पौड़ी निवासी हेमवती नंदन बहुगुणा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1973 से 1977 तक थे। इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड की कैबिनेट में 8 मंत्री भी पौड़ी से रह चुके हैं। उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी से भुवन चंद खंडूरी साल 2007 में पहले मुख्यमंत्री बने थे। भुवन चंद खंडूरी पौड़ी जिले के ब्लॉक राधा बल्लमपुरम के निवासी रहे हैं। इसके बाद साल 2009 में बीजेपी से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने थे। निशंक विकासखंड पाबो के पिनानी गांव के रहने वाले हैं। फिर साल 2012 में कांग्रेस पार्टी से विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने जो खिरसू के बुघाणी गांव के मूल निवासी है। साल 2017 में बीजेपी से त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। वे पौड़ी जिले के जहरी खाल ब्लॉक के खैरानी सैंड के निवासी हैं। साल 2021 में बीजेपी से तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। तीरथ सिंह रावत भी पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के सिरो गांव के रहने वाले हैं। इनके अलावा वर्तमान में धामी कैबिनेट मंत्रियों में मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल भी पौड़ी जिले से आते हैं। ये वो नाम हैं जो इस जिले ने प्रदेश की राजनीति को दिए हैं, जिसकी वजह से पौड़ी हॉट सीट बन चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी फील्डिंग भी शुरू कर दी है। 2 ऐसे नेता गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत जिनका पौड़ी जिले से पुराना नाता है और दोनों ही नेताओं का पौड़ी जिला गढ़ माना जाता है। इन दोनों दिग्गजों को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर अपना दांव आजमाया है और कांग्रेस के गणेश गोदियाल एक बड़े बदलाव के रूप में साबित हो सकते हैं, क्योंकि गणेश गोदियाल न सिर्फ ब्राह्मण चेहरा है बल्कि गढ़वाल क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्री धन सिंह रावत जैसे दिग्गज नेताओं को चुनाव में धूल चटा चुके हैं।
हालांकि गणेश गोदियाल का कहना है कि पार्टी ने फिलहाल ऐसे कोई समीकरण या इस तरह की कोई रणनीति के बारे में नहीं सोचा। लेकिन कांग्रेस विधायक हरीश धामी की माने तो उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल के पास वो क्षमता और अनुभव है जो पार्टी के हर कार्यकर्ता को एक साथ लेकर चलेंगे और 27 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत जरूर होगी। हमने इस बारे में सोचा ही नहीं जो आपका प्रश्न है। लगता है कि आप हमारे जो हम करते हैं उससे कई गुना आगे सोच लेते हैं, तो हमने ये सोचा नहीं। गणेश गोदियाल जी को बहुत कम समय मिला था और उनका जो कार्य था, जो उनके द्वारा कार्य किए गए थे उस बहुत कम समय में तो उसको देखते हुए गणेश गोदियाल जी को जो है दोबारा अवसर मिला है। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि गणेश गोदियाल जी में वो क्षमता है जो सबको एक साथ एक माला में पिरोकर लेके आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे गोदियाल जी की जो है नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार बनेगी कांग्रेस की। वहीं दूसरी तरफ पौड़ी सीट पर बीजेपी की भी निगाहें टिकी हुई है। भाजपा की माने तो पार्टी के पास कई ऐसे नेता हैं जो पौड़ी सीट से आते हैं जिनके बल पर बीजेपी 27 में जीत का परचम लहराएगी। पहले से उस पर काम कर रहे हैं। क्या आज महेंद्र भट्ट हमारे अध्यक्ष हैं, दो बार अध्यक्ष है, राज्यसभा सदस्य गए, तो गढ़वाल से ना है। हमारे सारे एमपी आज हमारे पास है जिनको लेकर हम आगे चुनाव में जाते हैं। विधायक हमारे अधिक हैं जिनको लेकर हम आगे चुनाव में जाएंगे। नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे अधिक हैं जिनको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। नगर निगम के मेयर हमारे अधिक हैं जिनको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। जिला पंचायत के ऑलमोस्ट सारे अध्यक्ष हमारे हैं। अब अगर देहरादून छोड़ दें तो बाकी तो सारे हमारे हैं जो आगे चुनाव की कमान संभालने वाले हैं। तो अगर आप धरातल पर जो ग्राउंड रियलिटीज पर आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस दूर दूर तक भाजपा के सामने टिक नहीं रही है। मिशन 2027 फतेह करने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने दांव पेच आजमाने शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक लिहाज से देखें तो एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पौड़ी से 2 दिग्गज चेहरों पर दांव खेलकर अपने मंसूबों को साफ कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पौड़ी सीट को अपने पाले में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 2027 में इस सीट पर आखिर किस दल का दबदबा रहने वाला है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बिहार चुनाव में एनडीए को मिली जीत में बीजेपी महिला मतदाताओं की अहम भूमिका मान रही है। उत्तराखंड बीजेपी के महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि महिलाओं का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उत्तराखंड के बीते विधानसभा चुनाव और हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स ने एनडीए को विजय बनाकर अपना विश्वास कायम रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो अथवा हमारी राज्य की सरकार हो, महिलाओं के क्षेत्र में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। और आपने जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी देखा कि महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात्रा में वोट प्राप्त हुआ और बिहार के चुनाव में भी यही देखने को मिला है। हम समझते हैं कि महिलाओं का जो मातृशक्ति का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, वो विश्वास 2027 में भी उसका प्रकटीकरण होगा और बड़ी मात्रा में मातृशक्ति का वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, कभी अपनी राजनीतिक अंदाज को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर। अब हरदास सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने गणेश गोदियाल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक ऐसा बयान दिया है जो इस समय काफी चर्चाओं में है और उस बयान के जरिए हरदा ने अपनों को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। जिनके मन में थोड़ा थोड़ा विषय उन सबसे कहना चाहता हूँ, उस विष को मेरी जेब में उड़ेल दो, उसको मैं अपने गले में रख लूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का चौंकाने वाला बयान। हरदा ने अपनों पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस में विष पुरुष कर रहा माहौल खराब। महादेव की भांति गले में विष को रखने के लिए हरदा हुए तैयार। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार हरदा ने अपनों को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के भीतर विष पुरुष पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं, इसलिए वह महादेव की तरह उस विष को अपने गले में रखने के लिए तैयार है। दरअसल रविवार को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का शपथ ग्रहण समारोह था। इस कार्यक्रम में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल थे, जिसमें हरदा भी पहुंचे थे। जब मंच से हरीश रावत के संबोधन की बारी आई तो उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान देकर सबको हैरत में डाल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि समाज में बहुत सारे विष पुरुष होते हैं जिनके मन में थोड़ा थोड़ा विष भरा है।
वह उनको अपनी जेब में और अपने गले में रखने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस के लिए उस विष को या तो वो अपने पास रखे या फिर उनको अपनी जेब में डाल दे, क्योंकि विष पुरुषों ने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। बहुत सारे हमारे होते हैं समाज में, जगह जगह विष पुरुष होते हैं। मैं उन सब जिनके मन में थोड़ा थोड़ा विष है, उन सब से कहना चाहता हूं, उस विष को मेरी जेब में उड़ेल दो, उसको मैं अपने गले में रख लूंगा। लेकिन कांग्रेस के लिए विष को उस विष को या तो अपने पास रखो या हरीश रावत की जेब में डाल दो। लेकिन विष पुरुषों, तुमने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। ये आईसीसी के प्रतिनिधिगण यहाँ पे हैं, यदि ये ऐसे विष पुरुषों को दूर नहीं रखेंगे तो पार्टी का कल्याण नहीं होगा। जो नुकसान हुआ है, ऐसे ही विष पुरुषों से नुकसान हुआ। वहीं जब हरदा से उनके इस बयान के बारे में पूछा गया तो हरीश रावत ने फिर से साफ लफ्जों में कहा कि पार्टी के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो मन में कुछ और मुंह पर कुछ होते हैं, जिनकी वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, गणेश गोदियाल ने भी हरीश रावत के बयान का समर्थन किया है। हाँ, कुछ है ऐसे जो इधर उधर बुराई करते हैं, इधर उधर बात करते हैं सबकी, अपने साथियों में गुण नहीं देखते हैं, अवगुण देखते हैं, दूसरे तरीके से नुकसान करते हैं। तो मैंने कहा भैया वो सारा विष जो है जितना तुम्हारे मन में है वो मेरे जेब में रख लो, उसको मैं अपने कंठ में रख लूंगा। लेकिन जो है अब पार्टी को ये 1-1.5 साल माफ करो और एक दूसरे को उत्साहित करने का काम। मैंने कहा ना, हरीश रावत जी ने जो कहा वो अच्छा ही कहा, पार्टी के हित में कहा। और सभी पार्टियों में बहुमुखी नेतृत्व होता है। बीजेपी में भी है, कई मुख हैं, सबका नेतृत्व है मिलकर। तो इसलिए कांग्रेस में भी ये अच्छी बात है कि उन्होंने कही कि जो 5-6 हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं उनमें वो भी शामिल हैं। क्योंकि उन्होंने 5 कहा तो मैं 6 कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने 5 कहा और मेरी दृष्टि में तो 6 हैं। वो स्वयं सबसे बड़े हमारे नेता हैं। वहीं दूसरी ओर हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि आज तक हरीश रावत ने कांग्रेस के भीतर जो विष घोला है, अब उस जहर को खुद ही धारण करना चाहते हैं। ठीक बोल रहे हैं। आज तक उन्होंने जो विष घोला है कांग्रेस के अंदर, अब वो विष को खुद स्वयं धारण करना चाहते हैं। तो कुल मिला के हरीश रावत जी आजकल एक पश्चाताप के दौर से गुजर रहे हैं। तो जो उन्होंने अभी तक किया है, जिसके कारण कांग्रेस का ही पतन हुआ है, अब उन सब विषयों को सामने लेकर आ रहे हैं। अब हरीश रावत ने महादेव की तरह गले में विष रखने की बात तो कह दी है, मगर क्या हरदा महादेव की तरह अपनों को बचा पाएंगे या फिर इस बिखरती कांग्रेस के लिए ये बयान घातक साबित होगा? खैर, दिलचस्प ये भी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस के लिए विष पुरुष का काम कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस के भीतर विभीषण कौन है जो पार्टी में रहकर अपनों के खिलाफ अंदर खाने जहर घोल रहा है, अपनों को दगा दे रहा है? अगर अभी भी पार्टी नेताओं में एकजुटता नहीं आई तो इसका खामियाजा कांग्रेस को 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस नेता हरीश रावत के पंचमुखी रुद्राक्ष और 5 पांडवों वाले बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि जिस पंचमुखी रुद्राक्ष की हरीश रावत बात कर रहे हैं, असल में वो 5 मुख अलग अलग दिशाओं में काम करने वाले हैं। ठीक उसी तरह कांग्रेस के सभी नेता अलग अलग काम कर रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता खुद को अपनी एक पार्टी मानता है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने कांग्रेस संगठन में हुए फेरबदल की नई संरचना को पंचमुखी रुद्राक्ष और 5 पांडवों की संज्ञा दी थी। को बताया ना, जो पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करें, 5 मुंह तो हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में है। सब लोग अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। मैं कांग्रेस में भी मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस में हर व्यक्ति एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस में हर नेता अपने आप में एक पार्टी है और अपने अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई वहाँ पर लड़ता है। और आज भी वो लड़ाई आपको देखने को मिलेगी और कल भी वो लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का मूल स्वभाव यही रहा है कि कांग्रेस में जो भी लीडर उभरता है वो अपने लिए वहाँ पर काम शुरू कर देता है और वो अपनी एक फैन फॉलोइंग बनाता है और उसके बाद उसके साथ में आगे बढ़ता है। तो कांग्रेस में गुटबाजी स्वाभाविक है क्योंकि उनके मूल में है।
वहीं किच्छा पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सूर्यनगर में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या के समाधान पर सरकार लगातार काम कर रही है। सूर्यनगर गांव को मॉडल गांव बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सबसे बड़ी मांग गांव की 415 एकड़ भूमि का मालिकाना हक देना है। इसे जल्द पूरा किया जाएगा। लगातार कोशिश करता हूं कि सितारगंज में जो हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनमें जाके लोगों के बीच बैठ के और उनकी समस्याएं सुन सकूं, उसका समाधान कर सकूं और जो विकास योजनाएं धरातल पे उतरी हैं उनका शिलान्यास से उद्घाटन हो सके। पिछली बार भी मैं एक दिन मैंने पहले सूर्यनगर आया था। यहाँ पर हमने एक वादा किया था जनता के साथ कि यहाँ पे एक भवन के निर्माण की इन्होंने मुझसे घोषणा करवाई थी और आज उनको बधाई देने आया था कि आज वो घोषणा पूर्ण हुई है। हमने अपनी 5 लाख रुपए की विधायक निधि से यहाँ पे एक भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है, जिसकी फाइनल स्वीकृति भी आ गई है जिले से और 1-2 दिन के अंदर काम शुरू होगा। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा दिव्य प्रताप सिंह राजधानी देहरादून में पूर्व सीएस के बेटे के साथ मारपीट और सरेराह गुंडागर्दी करने के चलते सुर्खियों में है। इस मामले में दिव्य प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन चैंपियन के बेटे की कार के चालान से जुड़ा एक नया मामला सामने है जिसने सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। चैंपियन का आरोपी बेटा सड़कों पर भरता रहा फर्राटा, ओवर स्पीड में कटते रहे चालान, मगर कार्रवाई करने से डरता रहा विभाग। रफ्तार का शौकीन दिव्य प्रताप दिखाता रहा टशन भरा अंदाज। राजधानी देहरादून की सड़कों पर दादागिरी दिखाने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा दिव्य प्रताप सिंह किस तरह से कानून को ठेंगा दिखाते हुए सड़कों पर फिर रहा है, इसका काला चिट्ठा सामने आ चुका है। पूर्व सीएस रामास्वामी के बेटे से मारपीट के बाद सुर्खियों में आए दिव्य प्रताप सिंह अब अपनी गाड़ी के तेज रफ्तार रिकॉर्ड को लेकर चर्चाओं में है। दरअसल दिव्य प्रताप सिंह जिस लैंड क्रूजर कार में 14 नवंबर को राजधानी देहरादून में घूम रहा था, उसकी पिछले 5 सालों की चालान डायरी कुछ ऐसी है कि अगर आम ड्राइवर होता तो लाइसेंस कब का जब्त हो चुका होता। लेकिन यहाँ तो वो हाल है कि दादा ले और पोता बरते। मतलब ये कि दादा और बाप की राजनीति और उसका फायदा बेटा उठा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिव्य प्रताप सिंह की इस लैंड क्रूजर पर ओवर स्पीड और पॉल्यूशन को लेकर 28 चालान दर्ज है। और दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल पेमेंट का स्टेटस अभी भी पेंडिंग मोड में अटका हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हर जगह गाड़ी की रफ्तार ने कैमरों को मात दी, लेकिन चालानों का भुगतान अब तक अछूता है। इनमें सिर्फ एक चालान 26 अगस्त 2025 का ऐसा है जो अवैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वजह से काटा गया। बाकी सब तेज रफ्तार के जलवे दिखाई दिए। देहरादून आरटीओ में पंजीकृत इस गाड़ी का चालान का इतिहास कुछ इस तरह से है। 2021 में दिल्ली में 2, उत्तर प्रदेश में 1 ओवर स्पीड का चालान काटा गया। 2022 में दिल्ली में 1 चालान कटा। 2023 में दिल्ली में 5, उत्तर प्रदेश में भी 5 चालान काटे गए। 2024 में उत्तर प्रदेश में 4, उत्तराखंड में 1 और दिल्ली में 1 चालान काटा। 2025 में उत्तराखंड में 3, हरियाणा में 3, उत्तर प्रदेश में 1, दिल्ली में 1 ओवर स्पीड और 1 पॉल्यूशन का चालान काटा गया है। कुल मिलाकर इस गाड़ी का स्पीड मीटर भले ही ऊपर नीचे होता रहा हो, लेकिन चालानों का भुगतान 0 से आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं आरटीओ की माने तो किसी भी व्यक्ति का अगर चालान कटता है तो उसको भुगतान के लिए 6 महीने की मोहलत दी जाती है। उसके बाद विभाग चालान को कोर्ट में भेज देता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर एक से ज्यादा चालान काटे गए हो तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। इसमें हमारे जो ई चालान होते हैं उसमें जो ओनर होता है उसके पास मैसेज जाता है कि आपका चालान हुआ है, तो वो ऑनलाइन भी चालान का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अगर ससमय चालान का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसमें कोर्ट को हमारे यहाँ से चालान भेजा जाता है। वहाँ कोर्ट में प्रक्रिया ये है कि आपको कोर्ट से समन जाएगा और निर्धारित डेट पे आके आपको चालान का निस्तारण करवाना होगा। और अगर किसी के एक ही ऑफेंस में चालान ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें जुर्माना भी बढ़ जाता है और जो लाइसेंस होता है फिर उस पर भी कार्रवाई की जाती है। आम नागरिक की गाड़ी पर अगर इतने चालान होते तो शायद वो सड़क पर उतरने से पहले 10 बार सोचता। लेकिन यहाँ मसला राजनेता के परिवार का है, वो भी एक ऐसा नेता जिसकी टशन कभी खत्म नहीं होती, जो कानून को कुछ नहीं समझता, जिसके सामने शायद पुलिस भी नतमस्तक रहती है। और शायद यही वजह है कि चैंपियन के बेटे
दिव्य प्रताप पर कार्रवाई करने से पहले विभाग को भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं किच्छा में पंतनगर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगों का समर्थन कर प्रदर्शन कर रहे विधायक तिलक राज बेहड ने धरना खत्म कर दिया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया कि पंतनगर विश्वविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी और ठेका कर्मियों का नियमितीकरण, मृतक आश्रितों की नियुक्ति, गोल्डन कार्ड स्वास्थ्य सुविधा, कर्मचारियों की पदोन्नति के साथ ही कर्मचारियों के वेतन के लिए बजट को सुनिश्चित किया जाए। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मैं बहुत दिनों से यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के मामले लगातार विधानसभा से लेकर और यहाँ उठा रहा हूँ। कई बार यहाँ धरने प्रदर्शन हुए कर्मचारी संगठनों के, उस पर मैंने लगातार बात कही है। कई बार घंटा घर पर, तराई भवन के सामने, जहाँ जहाँ भी कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन धरने किए, अगुवाई की समस्याओं को लेकर मैं उसमें हाजिर रहा। एक बार नहीं, अनेकों बार, जब विधायक नहीं था तब भी इस क्षेत्र में। और मैंने यहाँ विधानसभा के अंदर भी कई सारे मामले लगातार उठाए। पिछले दिनों में कर्मचारियों के खिलाफ यूनिवर्सिटी कोर्ट चली गई। कोर्ट से एक आदेश करा लिया कि आप कोई धरना प्रदर्शन कर्मचारी संगठन यहाँ पर नहीं कर सकते, और 500 मीटर दूरी तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा यूनिवर्सिटी के गेटों से। तो मैंने फिर फैसला लिया कि कर्मचारियों की समस्याओं को यूनिवर्सिटी दबा रही है, हिटलरशाही कर रही है। वहीं टिहरी की ग्राम सभा धारगांव में हुए पंचायत उपचुनाव में बीएड की छात्रा शिवानी राणा को निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना गया है। शिवानी टिहरी जिले में सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बनी है। बता दें कि शिवानी ने जुलाई में हुए पंचायत चुनाव में भी प्रधान पद के लिए नामांकन भरा था, लेकिन उस समय नामांकन पत्र कम उम्र होने की वजह से रद्द हो गया। हालांकि अब वो ग्राम प्रधान बन गई है। अपनी इस उपलब्धि पर उनका कहना है कि वो पढ़ाई के साथ साथ पंचायत की जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। वहीं पौड़ी में शरद उत्सव को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बैठक की है, जिसमें उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजन को सफल, सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए ठोस कार्य योजना पर काम करना होगा। बता दें कि शरद उत्सव 20 से 23 नवंबर तक चलेगा। इसमें विंटर लाइन इवेंट, प्रदर्शनी, झांकी, खेल, पेंटिंग समेत कई अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएगी। यहाँ पे नगर पालिका पौड़ी द्वारा 20 नवंबर से शरदोत्सव का कार्यक्रम प्रस्तावित है, और उसकी के क्रम में सभी के साथ समन्वय और सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों और जो हमारी आम जनता भी है उनके सबके बीच में समन्वय बैठक अभी की गई कि, और उसमें यही डिसाइड हुआ कि मेन रूपरेखा क्या है, उसका भी उन्होंने डिटेल सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव भी आए कई लोगों के द्वारा। तो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कैसे सुनिश्चित हो सके बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, और हमारे जो व्यापारिक संगठन है, इस पे भी चर्चा की गई है। तो इसका रूपरेखा फाइनल हो चुका है, और इसमें जो भी आवश्यक सहयोग होंगे सभी विभागों को वो भी प्रोवाइड करने के लिए बता दिया गया है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सभी के सहयोग से ये अच्छे ढंग से संपन्न हो। रुड़की के नासन ब्लॉक में मंडावली गांव में ग्रामीणों ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि एचआरडीए नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। दरअसल यहां एक ग्रामीण ने एचआरडीए से नक्शा पास करवाने के बाद घर बनवाया। अब उसका कहना है कि विभागीय अधिकारी हर दूसरे दिन मौके पर पहुंचकर उसके घर की नपाई कर रहे हैं। इसकी वजह पूछने पर उससे कोई जवाब नहीं दिया जाता है। एचआरडी की टीम कई दिन पहले भी आई थी, और 7वें महीने में हमने नक्शा पास करा लिया था यहाँ पे। फिर कंपाउंड की फाइल डाल ली गई, कंपाउंड की फाइल उन्होंने रोक दी हमारी। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट वालों ने ऑर्डर दिया कमिश्नर को, कमिश्नर ने ऑर्डर दिया इनको। ये कई दिन से फिर परेशान कर रहे थे, लेकिन आज हमने अपने आर्किटेक्ट को सामने बुला करके एक एक इंच, एक एक पॉइंट सब उनकी तसल्ली करा दी है। और उसके बाद भी ये नक्शा पास ना करे तो जिम्मेदारी इनकी है। और इस गांव के अंदर पहली बार हमने नक्शा पास कराया, और दोनों गांव के अंदर एक भी आदमी ने आज तक नक्शा पास नहीं करा है, ना नक्शे की कोई कार्रवाई करी है। और हम लोग सरकारी आदमियों की और प्रक्रिया पूरी करते करते थक लिए। इन लोगों ने हमारे को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
वहीं सितारगंज के IIT कॉलेज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान साइबर क्राइम को लेकर चर्चा की गई है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर ही चिंता जाहिर की जा रही है। उन्होंने कहा है कि आज ठग साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं। ऐसे में जरूरत है हम सभी को जागरूक होने की। की मदद से हमने अपने सारे उत्तराखंड के ITI को साइबर सिक्योरिटी से जोड़ने का प्रण लिया है, जहाँ पे अपने बच्चों को उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। आज के दिन पूरा देश साइबर सिक्योरिटी से प्रभावित है और आपको मालूम है साइबर थेफ्ट, साइबर पुलिसिंग, साइबर वॉर, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों को आजकल नुकसान पहुँच रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो आगे वाली टेक्नोलॉजी में आके शिक्षित हो सके, उसको नॉलेज हो और वो अपने आप को भी बचा सके, इस देश में भी थेफ्ट रुके और कहीं ना कहीं रेप्यूटेड कंपनीज के साथ सीख के अपने लिए एक नया रोजगार का जरिया भी शुरू कर सके। साइबर सिक्योरिटी के लेकर दो बात। एक तो ये है कि आज की तारीख में लोग इतना मोबाइल का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और उसकी वजह से अक्सर साइबर फ्रॉड होते हैं। लोगों को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ से बचना चाहिए ताकि ऐसा खतरा कम हो। पौड़ी में जिला प्रशासन और खेल विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। 4 दिवसीय राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो चला है। कंडोलिया खेल मैदान में चली इस प्रतियोगिता में आखिरी दिन 2 सेमीफाइनल मैच खेले गए। हरिद्वार की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को अपने नाम किया है। इस दौरान दर्शक भी काफी उत्साहित नजर आए हैं। नाम वैभव चौधरी है और मैं हरिद्वार से हूँ और मेरी पूरी टीम हरिद्वार की है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से। हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बेसिकली हम हरिद्वार से बिलोंग करते हैं और हमारी हरिद्वार की टीम है, डिस्ट्रिक्ट की टीम है और हमें पौड़ी में आके बहुत अच्छा लगा। और हमारे टीम में ज़्यादातर लड़के गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय के ही हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की टीम है एक तरह से, लेकिन हम हरिद्वार होकर नए रिप्रेजेंट और हमें पौड़ी में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा आयोजन कर रखा था सबने। रुद्रपुर में चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अपने वार्षिक उत्सव की तैयारी कर रहा है। कॉलेज में 4 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और किच्छा से विधायक तिलक राज बेहड़ शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में लोकप्रिय गायिका श्वेता मेहरा भी शिरकत करेंगी। उनके आने की उम्मीद जताई जा रही है। 4 दिसंबर का हमारे कॉलेज का चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड सुंदरा नर्सिंग एंड प्राइमरी कॉलेज का फाउंडेशन डे होता है। तो 4 तारीख को हम लोग क्या कर रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं। बच्चे अपनी प्रशस्ति दुनिया भर के अच्छे हर धर्म के, हर जाति के प्रोग्राम यहाँ पे दिखाएंगे। आपको हर समाज के प्रोग्राम यहाँ पे होंगे। उसके अलावा जो हमारी स्टार यहाँ इस टाइम पे है वो श्वेता मेहरा जो है वो इस टाइम पे यहाँ पे अपना प्रस्तुति करेंगी। शाम 6 बजे से लेकर रात में 11-12 बजे तक अपना करेंगी। और इस कार्यक्रम में के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा तराई जहाँ चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और वसुंधरा नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल कॉलेज जो है वो एक तराई क्षेत्र है। एक कौमी एकता का एक संदेश जाएगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही पौड़ी सीट बनी हॉट सीट। 2 राज्यों को कई मुख्यमंत्री देने वाले जिले पर टिकी सबकी निगाहें। गोदयाल और हरक सिंह रावत को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने आजमाया दांव। उत्तराखंड बीजेपी का बयान। बिहार चुनाव में महिलाओं की रही अहम भूमिका। बीजेपी से जुड़ा महिला शक्ति का अटूट विश्वास। देवभूमि में भाजपा को मिलेगा मातृशक्ति का साथ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान। अपनों पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस में विश्व पुरुष कर रहे माहौल खराब। महादेव की तरह गले में विश्व को रखने के लिए हरदा हुए तैयार। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे की बढ़ी मुश्किलें। दिव्य प्रताप सिंह की कार के चालानों का हुआ खुलासा। 28 चालानों पर भुगतान 0।